हाँ, नमस्ते दोस्तों। आज हम वापस नए टॉपिक के साथ तैयार हैं। आज का टॉपिक है लाइनर, वॉल्यूम एंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन प्रकार का होता है: रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। आपके सामने बोर्ड में एक कॉलम खाली है, दो कॉलम भरे हुए हैं, यानी सिर्फ आपका समय बचाने के लिए कि एक चीज को अगर हम बढ़िया तरह से समझा देंगे तो दूसरी और तीसरी, यानी ये दोनों प्रकार, तीनों प्रकार एक प्रकार को समझने से आसानी से समझ जाएंगे। इसीलिए आप इस प्रकार को समझने में खास ध्यान दीजिए। फिर आपको दूसरे और तीसरे में कुछ नहीं, इसमें छोटा सा चेंजेस करना है। तो आपके समय को बचाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कॉस्ट जो कॉलम है उसको खाली रखा है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रेखीय आवेश वितरण, लाइनर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? किसी रेखा के ऊपर अगर आवेश समान रूप से वितरित होते हैं वो रेखीय आवेश वितरण होता है। अगर रेखा की लंबाई एकांक कर दे तो वो आवेश घनत्व कहलाता है। कौन सा? रेखीय आवेश घनत्व। तो देखिए, किसी रेखा आवेशों का वितरण, आवेशों का वितरण क्या कहलाता है? रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। किसी रेखा के ऊपर, लाइन पर, अगर कोई क्षेत्रफल है तो पृष्ठीय आवेश, और अगर कोई आयतन है तो आयतनीय आवेश। अब हम लोगों को यहां पे समझना होगा, माना डेल एल लंबाई की रेखा पर डेल क्यू आवेश स्थित है, तो रेखीय आवेश वितरण कितना होगा? लैम्डा इक्वल डेल क्यू अपॉन डेल एल। अगर यहां पर लंबाई एकांक कर दें तो लैम्डा इक्वल डेल क्यू होगा। इस सूत्र से आप डेल क्यू का मान निकाल सकते हैं। हम लोग ये सब कुछ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहां पर हमें डेल क्यू के मान निकालने आने चाहिए किसी लाइन पर, किसी सरफेस पर, किसी वॉल्यूम पर। क्यों? क्योंकि जब हम गाउस नियम की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तब वहां पर हमें इन फॉर्मूलों की जरूरत होगी। इसीलिए हम लोग इनको यहां पे पढ़ रहे हैं। तो इससे डेल क्यू का मान निकाल सकते हैं, डेल क्यू इक्वल लैम्डा डेल एल। अब लंबाई एकांक होगी तो लैम्डा इक्वल डेल क्यू होगा, यानी एकांक लंबाई के तार पर यदि आपको कोई आवेश निकालना है तो वो उसका आवेश घनत्व लैम्डा होता है। मात्रक क्या होता है इसका? मात्रक इसी फॉर्मूले से निकाल लीजिए, कूलाम अपॉन मीटर, कूलाम अपॉन मीटर। अब हम लोगों को डायग्राम से इस चीज को समझना है। मान लीजिए कि आपके पास एक लाइन है, कोई चालक तार है, इस तार पर समान रूप से आवेश वितरित है। इस तार की टोटल लंबाई L है और यह लंबाई है डेल्टा L। मान लीजिए कि इस डेल्टा L लंबाई में डेल्टा Q चार्ज उपस्थित है। इन डेल्टा Q के कारण किसी Q नॉट चार्ज पर कोई फोर्स होगा डेल्टा F। माना कि इन डेल्टा Q और Q नॉट के बीच में डिस्टेंस है कितनी? R। अब हमें यहां पर जो कूलाम्स लॉ है उस कूलाम्स लॉ से इस डेल्टा F का मान निकालना है। कूलाम्स लॉ कितना होता है? डेल्टा Q, डेल्टा F इक्वल डेल्टा Q Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर R किया। अब हमें यहां पर क्या करना है? हमें यह पता नहीं है कि डेल्टा Q कितना है, तो डेल्टा Q यहां से रखेंगे। तो ये जो सूत्र लिख रहा है आपको, इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, आप समीकरण 2 में एक जो समीकरण 1 है उसका मान 2 में रख दीजिए। तो कूलाम बल कितना होगा? डेल एफ इक्वल डेल क्यू का मान कितना है आपके, देखो क्यू नॉट तो यहां लिख ही दिया, डेल क्यू का मान लिख दीजिए लैम्डा डेल एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या है?
यहां पर जो निर्वात है उसकी विद्युतशीलता है आर कैप। अब देखिए हम लोगों को यदि टोटल एफ निकालना यानी इस पूरे तार की लंबाई पर जितने आवेश हैं उन सब आवेशों का इस क्यू नॉट आवेश के ऊपर यदि फोर्स निकालना है, बल निकालना है, तो हम इसका समाकलन करेंगे। किसका समाकलन करेंगे? डेल्टा एल का। तो जब हम लोग टोटल एफ निकालेंगे तो यहां पर आपको इंटीग्रेशन डेल्टा एल लिखना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन डेल्टा एल कितना होता है दोस्तों? इंटीग्रेशन डेल्टा एल बराबर इस तार की लंबाई होती है। इस तार की लंबाई आप कैपिटल एल भी मान सकते हैं, स्मॉल एल भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए आपने ये चीज जैसे पूरी समझी है तो इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कैसे? कुछ नहीं करना है, यहां रेखा लिखा है, पृष्ठ आवेश वितरण में रेखा की जगह पृष्ठ लिखना है। किसी पृष्ठ पर समान रूप से आवेशों का वितरण। अब जहां एल लिखा है वहां डेल एस लिखना है, जहां डेल्टा लिखा है, जहां लेमडा लिखा है आपने वहां पर आपको सिग्मा लिखना है, और जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहां पे पृष्ठ पर आवेश वितरण, डेल एस में आवेश डेल क्यू है, सिग्मा इक्वल डेल क्यू अपॉन डेल एस इक्वल डेल क्यू, और डेल क्यू का मान सिग्मा डेल एस। जैसे यहां पर लैम्डा डेल एल लिखा है, यूनिट निकल जाएगी कूलाम बट्टे मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल है, ये हमारे पास कोई क्षेत्रफल है, पूरा क्षेत्रफल है मान लीजिए एस। इस एस क्षेत्रफल का ये है डेल्टा एस अल्पांश, और इस डेल्टा एल अल्पांश के अंदर चार्ज है कितने? डेल्टा क्यू, और ये डिस्टेंस कितनी है? आर। यहां क्या है? क्यू नॉट डेल एफ, सेम वही की वैल्यू वही वैल्यू, और सिग्मा डेल एस इक्वल एस, जैसे यहां पर डेल एल। अब हम तीसरे, जो इसका तीसरा प्रकार है आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूम। आयतन पर समान रूप से आवेशों का वितरण। मान लीजिए डेल वी आयतन है और आवेश कितने? डेल क्यू, तो रॉ डेल क्यू अपॉन डेल वी। रॉ यहां पर आयतन आवेश वितरण का सिंबल है, सी अपॉन मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट है। अब हम लोग इससे डेल क्यू का मान रख देंगे। क्यों? क्योंकि जब फोर्स निकालेंगे तो हमें यहां पे मान रखना पड़ेगा। हम फोर्स क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि कहीं पर भी हमें तीव्रता निकालनी पड़ेगी, और गाउस लॉ की जो एप्लीकेशंस हैं उसमें हमें वहां पर इंटेंसिटी, तीव्रता ही निकालनी, इसीलिए हम लोग ये सब कुछ मान निकाल रहे हैं। तो यहां पर हमने किसी आयतनीय पृष्ठ की कल्पना करी है, और आयतनीय पृष्ठ की कल्पना करके इसमें एक छोटा सा आयतन माना है। उस आयतन में डेल क्यू आवेश है, टोटल आयतन है v, और ये आयतन है डेल v। अब यहां से कितना फोर्स है? यहां से डिस्टेंस है r, इस क्यू नॉट चार्ज के ऊपर इस छोटे से अल्पांश का जो फोर्स होगा वो अल्प होगा, ये रहा कूलाम बल। और इसमें हम लोग यहां पर क्या करेंगे? डेल क्यू की वैल्यू यहां रख देंगे, तो डेल एफ इक्वल कितना आएगा? डेल एफ इक्वल डेल क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब डेल क्यू का मान यहां पर ये रॉ डेल वी और आर के। अब देखिए आपको टोटल एफ निकालना है, टोटल एफ निकालना है तो यहां पर आप इंटीग्रेशन लगा दीजिए। कहां पर? इंटीग्रेशन डेल एस। अब देखिए इंटीग्रेशन डेल एस कितना होता है? इंटीग्रेशन डेल वी, सॉरी, वी बराबर वी होता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इस तरह से आप इसको पूरा जो रफ नोट्स है उसमें उतार कर आप अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब हम लोग अगले टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, गाउस का नियम, गाउस लॉ, और गाउस नियम की व्युत्पत्ति पढ़ेंगे। गाउस का नियम क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, उस काल्पनिक बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के योग तथा 1/एप्सिलॉन नॉट का गुणा होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? यहां पे विद्युतशीलता है। वैक्यूम में काम हो रहा है, निर्वात में हो रहा है, तो निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट होती है। तो आइए हम लोग कूलाम के नियम को पहले आपको समझाते हैं, उसके बाद हम व्युत्पत्ति करके भी बताएंगे। विद्युत क्षेत्र में किसी भी काल्पनिक बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होते हैं? काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। अगर विद्युत बल आवेश है, अगर वो आवेश स्थिर है तो विद्युत फ्लक्स होंगे, और अगर आवेश गतिशील है तो वो चुंबकीय फ्लक्स होंगे। लेकिन यहां पर हमें विद्युत फ्लक्स की कल्पना करती है, और हम लोग यहाँ पे एक स्थिर चार्ज पे काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब यही है कि कोई चार्ज स्थिर हो, और अगर यहां पर मैग्नेटिज्म होता तो यहां पर चार्ज जो है वो गतिशील होता।
विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल इंटीग्रेशन ई ds cos थीटा होता है। ये हम लोग विद्युत फ्लक्स के बारे में जानते हैं। तो हम लोगों को गाउस का मतलब क्या है? गाउस का नियम है फाई इक्वल सिग्मा क्यू एप्सिलॉन नॉट। कैसे निकाला उन्होंने? विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो हमने पीछे पढ़ी थी उससे ये मान निकला है। कैसे? व्युत्पत्ति देखिए इसकी। गाउस के नियम की व्युत्पत्ति, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक काल्पनिक पृष्ठ को की इमेज करनी पड़ेगी। इस पृष्ठ का जो सेंटर पॉइंट O है उस पर हमने कोई चार्ज रख दिया Q0। इस Q0 से एक बल रेखा यहां निकल रही है और दूसरी बल रेखा यहां निकल रही है। जरूरी नहीं कि ये बल रेखाएं दो ही निकल रही हैं, ये बल रेखाएं इस पूरे पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरेगी। तो अगर हम लोगों को पहले इतने से पृष्ठ, पूरा पृष्ठ S, तो इतना ये जो पृष्ठ है ये पृष्ठ है ds। इस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान निकालेंगे, फिर उसके बाद टोटल पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे। उसके लिए हमें आपकी तीव्रता होनी जरूरी है। मान लीजिए इस चार्ज की तीव्रता है E। इस जो पृष्ठ है इसका सेंटर प्लस Q से दूरी है R। तो आपको पता है Q आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल कितनी होती है? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर R क्या। अब देखिए हमें सबसे पहले हमें निकालना है यहां पे फ्लक्स। अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल इंटीग्रेशन E ds cos थीटा। इंटीग्रेशन E ds cos थीटा। अब ये आपके पास समझिए कि इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। आपको क्या करना है? इक्वेशन नंबर 2 का दो में समीकरण इक्वेशन नंबर 1 E का मान यहां ट्रांसफर करना है, जिससे ये मान आ जाएगा आपके पास फाई इक्वल E का मान यहां रख दिया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास इंटीग्रेशन ds cos थीटा। अब देखिए इंटीग्रेशन चाहे आप आगे लगा दो यहां लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको ये चीज इसमें इस इक्वेशन में वो चीज ढूंढनी है जिसका समाकलन किया जा सकता है, और कांस्टेंट्स जो है उनका समाकलन होता नहीं है। जो चीज बदल रही है उसी को जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो हम लोग यहां पे देखेंगे फाई इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बदल रही क्या है? अल्पांश बदल रहे हैं, और अल्पांश के साथ अपन देख रहे हैं डिस्टेंस भी चल रही है, तो इंटीग्रेशन होगा किसका? ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर क्या है? ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर यहां पर एक ठोस कोण का मान है। अब कैसे? इंटीग्रेशन ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर हम मान लेते हैं, हमारे पास मान है 4 पाई। क्यों? क्योंकि ये कोण d थीटा है। अब d थीटा कब होता? जब यहां पे इंटीग्रेशन नहीं होता, तो हम लोग क्या करते? ds cos थीटा अपॉन R बराबर, यानी ds cos थीटा अपॉन R बराबर मान लेते d थीटा। अब हमने जैसे इसको इंटीग्रेशन लगाया, इस d थीटा के भी इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। तो हमने इंटीग्रेशन, एक ठोस कोण का मान इंटीग्रेशन d थीटा बराबर 4 पाई होता है। ये मान उठा के आप यहां रखोगे, तो फाई इक्वल जो इतने टोटल मान है वो कितना है? 4 पाई। तो ये हो गया आपके पास Q अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्रॉस आप कर देंगे 4 पाई से। अब आप देखिए 4 पाई से 4 पाई कट गया तो पाई फ्लक्स कौन सी विद्युत फ्लक्स है कितने होंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये अकेला एक चार्ज था इस वजह से Q लिखा। आप सोच सकते हैं इसमें बहुत से अतिरिक्त और भी चार्ज हो सकते हैं, नंबर ऑफ एनी वन आई Q1 Q2 Q3। तो ऐसी सिचुएशन में हमें टोटल फ्लक्स निकालना है तो हम लोगों को इसी सूत्र को सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखना होगा। ये सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये होता है किसी भी रूप से गाउस नियम की व्युत्पत्ति का प्रभाव। और इससे आपको ये सूत्र गाउस नियम का क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि गाउस नियम की अभी मेजर एप्लीकेशंस बाकी पड़ी है और इन 5 एप्लीकेशंस में से एक एप्लीकेशन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जरूर पूछता है। इसीलिए अब आगे हम लोग इन गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, तब आपको एक तो सतत आवेश वितरण और एक गाउस का नियम बहुत अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। ओके।